प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आवर्तबीजी पादपों की जनन से संबंधित विधियों का अध्ययन किया था। दो प्रकार की विधियों का अध्ययन किया था, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। ठीक है, तो लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करते हुए हम आज अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा नर युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, पहले बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं। एक प्रकार का अंकुरित परागकण ही नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद क्या है। तो अंकुरित परागकण ही नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। ठीक है, अब एक नया शब्द आया है, परागकण। ठीक है, उसका अध्ययन करने से पूर्व हमें जो है पुंकेसर तथा लघु बीजाणुधानी को समझना होगा। ठीक है, स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो बात करते हैं पुंकेसर की, स्टेमन की। पुंकेसर के मुख्य तीन भाग होते हैं, पूतंतु, योजी व परागकोश। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पुष्प की संरचना का अध्ययन किया था। उसमें मुख्य रूप से जो है चार भाग पुष्प के देखे थे। ठीक है, चार भागों में पहला भाग था बाह्य दल पुंज, दूसरा भाग था दल पुंज, तीसरा भाग था पुमंग और चौथा भाग था जायांग। ठीक है, तो जो पुमंग और जायांग देखे थे वो मुख्य रूप से पादप के जनन चक्र कहलाते हैं। ठीक है, तो जो पुमंग देखा था उसे ही पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, तो पुंकेसर के तीन भाग है, पूतंतु फिलामेंट, दूसरा भाग योजी कनेक्टिव और तीसरा भाग परागकोश पोलन सैक। इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो चित्र में आप देख सकते हैं पूतंतु कौन सा भाग है, ये जो आपको डंडी नुमा भाग दिख रहा है। ठीक है, ये डंडी नुमा डंठल नुमा भाग क्या कहलाएगा, पूतंतु। ठीक है, इसका ऊपरी भाग कौन सा है, परागकोश का। जो सबसे ऊपर वाला आप भाग देख रहे हैं चित्र में, इसे परागकोश या पोलन सैक कहते हैं। ठीक है, और एक अन्य भाग है योजी का। ये योजी क्या करता है, जो परागकोश होता है इनमें दो पालियां पाई जाती है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और जो परागकोश जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसमें कुछ कण स्थित रहते हैं, इन कणों को ही पोलन ग्रेन या पराग कण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं पूतंतु की। ठीक है, तो देखिए पूतंतु क्या होता है। पूतंतु जो है उसके शीर्ष पर परागकोश स्थित होता है, पोलन सैक स्थित होता है। उस परागकोश के अंदर जो है दो पालियां या दो लोब्स जो है पाए जाते हैं। प्रत्येक पाली जो है दो कोष्ठों के अंदर विभाजित होती है। तो दोनों पालियां मिलाकर कुल कितने कोष्ठ हो जाएंगे, चार प्रकोष्ठ या चार चैम्बर। ठीक है, तथा इस प्रत्येक प्रकोष्ठ को किस नाम से जाना जाता है, लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो क्लियर कीजिएगा इस बिंदु को। पूतंतु का जो भाग है उसके शीर्ष पर परागकोश स्थित होता है। परागकोश पर दो पालियां पाई जाती है। प्रत्येक पाली जो है दो प्रकोष्ठ में बटी रहती है, विभाजित रहती है। तो दोनों पालियां जो है चार प्रकोष्ठों का निर्माण करती है, और प्रत्येक प्रकोष्ठ जो है लघु बीजाणुधानी के नाम से जाना जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वही लघु बीजाणुधानी जो है लघु बीजाणुओं का विकास करती है, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, अगला बिंदु है योजी का। ठीक है, योजी क्या करता है, दोनों पालियां योजी द्वारा जुड़ी रहती है। जो आपने दोनों पालियां देखी थी परागकोश की, वो दोनों पालियां जो है योजी के द्वारा जुड़ी रहती है। बोथ लॉब्स आर बाइंड बाय कनेक्टिव। अगला भाग है परागकोश का। परागकोश का भाग आपने देखा था चित्र में, कौन सा होता है, जो पुमंग का भाग है, पुंकेसर का भाग है, उसके जो सबसे ऊपरी भाग को परागकोश या पोलन सैक कहा जाता है। ठीक है, उस परागकोश के अंदर क्या होता है, अभी आपने देखा था पिछली स्लाइड के अंदर, पिछली स्लाइड में देखा था दो पालियां होती है, चार कोष्ठ पाए जाते हैं, और प्रत्येक कोष्ठ के अंदर जो क्या है, बड़ी बड़ी कोशिकाएं पाई जाती है जो सुस्पष्ट रूप से नजर आती है। उन कोशिकाओं को प्रपशु कोशिकाएं, आर्किस्पोरियल सेल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन कोशिकाओं के अंदर एक प्रकार का विभाजन पाया जाता है जिसको परिणत विभाजन या पेरिक्लिनर डिवीजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
परिणत विभाजन एक प्रकार का अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजन मतलब आड़ा कट। ठीक है, हॉरिजेंटल जो है उसमें कट लगाया जाता है। तो परिणत विभाजन के पश्चात जो है ये दो प्रकारों में विभेदित हो जाता है। पहला है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल, जो परागकोश की भित्ति का निर्माण करता है। ठीक है, परागकोश की जो बाहर की दीवार होती है, बाहर की भित्ति होती है, उसका निर्माण प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं के द्वारा होता है, पोलन से वॉल का निर्माण। और दूसरा है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जिससे लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो परागकोश भित्ति का निर्माण हुआ है वो मुख्य रूप से 4 स्तरों के अंदर बटी रहती है। 4 लेयर्स में क्या होती है, डिवाइड होती है। पहली है बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। ठीक है, बाह्य त्वचा क्या करेगी, जो परागकोश भित्ति है उसके बाहरी आवरण से क्या करेगी, सुरक्षा करेगी, क्योंकि क्या है बाह्य त्वचा सबसे बाहर का आवरण है। सबसे बाहर का आवरण क्या करेगा, परागकोश भित्ति की सुरक्षा करेगा। ठीक है, एक पतला आवरण होता है। दूसरा है अंतस्थीसियम, एंडोथीसियम। ठीक है, बाह्य त्वचा के अंदर का जो भीतरी आवरण है उसे अंतस्थीसियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें सेल्यूलोज की उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है, तथा इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है वो आर्द्रताग्राही होती है, नमी युक्त होती है। ठीक है, जब इनमें क्या होता है, ये शुष्क होने लग जाती है। ठीक है, जब इनमें जल का अभाव होने लग जाता है तो एक प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, उस तनाव के उत्पन्न होने से क्या होगा, जो परागकोश भित्ति है उसका स्फुटन हो जाएगा। ठीक है, ये भित्ति क्या हो जाएगी, ये वॉल क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, परागकोश भित्ति का वह कौन सा प्रकार है जो स्फुटन की क्रिया में मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा, अंतस्थीसियम का जो प्रकार है वो परागकोश भित्ति के स्फुटन में सहायक है। ठीक है, अंतस्थीसियम के पश्चात जो भीतरी स्तर होता है वो मध्य स्तर कहलाता है। ठीक है, मध्य स्तर में 2 से 3 पतले आवरण के जो है स्तर पाए जाते हैं। और अंतिम जो सबसे भीतरी आवरण होता है, सबसे भीतरी स्तर जो होता है उसको पोषूतक या टेपेटम के नाम से जाना जाता है। कई बार बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है, टेपेटम या पोषूतक का मुख्य कार्य क्या है, लिखिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, टेपेटम का मुख्य कार्य जो है विकसित हो रहे परागकण को पोषण प्रदान करना है। जो पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकसित हो रहे परागकण, उनको पोषण प्रदान करना है। ठीक है, और इसमें जो एक मुख्य बिंदु आता है स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, हम आगे अध्ययन करेंगे कि जो परागकण है उसके जो बाहर की त्वचा है, जिसको बाह्य चोल या एक्साइन के नाम से जाना जाता है, उसमें उसका निर्माण जो है स्पोरोपोलेनिन नामक एक कठोर पदार्थ से होता है। ठीक है, इसका अध्ययन हम अगली स्लाइडों के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद बात करते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का विकास हुआ है माइक्रोस्पोर मदर सेल का, उसमें अब क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, मियोसिस की क्रिया होगी। क्या है अर्धसूत्री विभाजन, एक प्रकार का कोशिका विभाजन है। ठीक है, उससे क्या होगा, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर्स का जो है 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है अंत में। अब देखिएगा आगे, अगला बिंदु है हमारा लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। अति लघुत्रात्मक का प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, हम परिभाषा का निर्माण स्वयं करेंगे। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका का जो निर्माण हुआ था, अभी अपन ने देखा था। ठीक है, उसका निर्माण द्विगुणित रूप में होता है, 2n रूप में होता है। ठीक है, तो परिभाषा देखिएगा, द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के फलस्वरूप अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, क्लियर। तो जो लघु बीजाणु का निर्माण हुआ है, माइक्रोस्पोर का जो निर्माण हुआ है, जब वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तब वो किस में बदल जाते हैं, पराग कण में, जो किस में उपस्थित होते हैं, पराग कोश में। ठीक है, जो पुंकेसर का क्या है, सबसे ऊपरी भाग, पोलन ग्रेन। ठीक है,
अब ये जो लघु बीजाणु है, माइक्रोस्पोर का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके मुख्य रूप से जो है 5 प्रकार या 5 विन्यास होते हैं। ठीक है, सबसे पहला भाग है चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, दूसरा है समद्विपार्श्विक आइसोबाइलेट्रियल, तीसरा है क्रॉसित या डेक्यूसेट, चौथा है टी आकार या टी शेप्ड, और अंतिम है रेखिक या लीनियर। ठीक है, इसको जो है हम चित्र की सहायता से अगली स्लाइड में समझेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं परागपिंड की। ठीक है, पॉलिनियम की। परागपिंड क्या होता है, देखिए चित्र, जो विकसित हुए हैं परागकण। ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशिष्ट पादपों में क्या होते हैं, जैसे उदाहरण बताऊं मैं आपको आग का, कैलोट्रोपिस का। ठीक है, उसमें जो परागकण विकसित हुए हैं वो आपस में संकुचित होकर एक समूह बनाते हैं, जिससे क्या कहते हैं, परागपिंड। ठीक है, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, कुछ विशेष पादपों में, जैसे आग या कैलोट्रोपिस के अंदर जो परागकण है वो आपस में एक समूह का निर्माण करते हैं, उसे परागपिंड या पॉलिनियम कहा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है परागकोश स्फुटन का। ये समझने से पहले जो है हम क्लियर करते हैं लघु बीजाणुओं के अलग अलग प्रकारों को। ठीक है, पहला प्रकार आपने देखा था टेट्राहेड्रल का, चतुष्फलकीय का। चतुष्फलकीय के अंदर देखिए किस प्रकार जो है चारों लघु बीजाणुओं का विन्यास किस प्रकार विन्यासित होता है। तो इसमें जो है तीन जो लघु बीजाणु हैं वह तो एक तल में स्थित रहते हैं, स्पष्ट रूप से नजर आते हैं, लेकिन चौथा जो लघु बीजाणु है वो क्या होता है, पीछे की ओर पिछले तल में विन्यासित रहता है, जो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देता चित्र के माध्यम से। दूसरा है आइसोबाइलेट्रल। आइसोबाइलेट्रल मतलब समद्विपार्श्विक। ठीक है, समद्विपार्श्विक में आप देखोगे जो चारों लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ था लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, वो चारों क्या है, एक ही तल में स्थित रहते हैं, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, तीसरा प्रकार है डेक्यूसेट या क्रॉसित। क्रॉसित के अंदर क्या होता है, जो ऊपरी तल में स्थित लघु बीजाणु है दो, और निचले तल में जो स्थित है लघु बीजाणु, वो क्या करते हैं, समकोण के रूप में स्थित रहते हैं। ठीक है, दोनों जो आप देख रहे हो लघु बीजाणु, वो निचले तल में स्थित लघु बीजाणु के साथ में एक समकोण के रूप में जो है विन्यासित रहते हैं। ठीक है, और अगला क्या होता है, चौथा जो होता है वो पीछे की ओर स्थित रहता है, पिछले तल में विन्यासित रहता है। अगला प्रकार देखिएगा डी टी शेप्ड। इसमें देखिएगा टी शेप का निर्माण हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, टी शेप के अंतर्गत क्या होता है, जो ऊपरी तल में आप देख रहे हो दो लघु बीजाणु वो अनुप्रस्थ रूप में विन्यासित है। ठीक है, और अंत में जो दो स्थित है लघु बीजाणु वो रेखिक रूप में या रेखिक क्रम में विन्यासित रहते हैं। ठीक है, और अंतिम प्रकार आता है लीनियर का, रेखिक का। इसमें चारों बीजाणु जो है, चारों लघु बीजाणु एक रेखिक क्रम में जो है पूर्ण रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, क्लियर, लघु बीजाणु के अलग अलग विन्यास। अब बात करते हैं परागकोश के स्फुटन का। जब परागकोश पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, एंथर डिहेंसेंस, पूर्ण रूप से क्या होता है, परागकोश जब परिपक्व हो जाता है तो क्या हो जाता है, स्फुटित हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्फुटन के दौरान क्या होता है, उसमें स्थित परागकण जो है बाहरी वातावरण के संपर्क में आ जाते हैं। तो यह स्फुटन जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार है अनुप्रस्थ स्फुटन, ट्रांसवर्स डिहेंसेंस। इसमें क्या होता है, जो स्फुटन है अनुप्रस्थ रूप से होगा। ठीक है, आडा क्या होगा, उसमें स्फुटन होगा। जैसे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य ये दो प्रकार आपने पढ़े होंगे दोनों विभाजन के। ठीक है, उसी प्रकार जो है अनुप्रस्थ एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल कट लगता है, हॉरिजॉन्टल स्फुटन होता है, और परागकण क्या होते हैं उसमें से बाहर आते हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार है लंबवत स्फुटन का, वर्टिकल डिहाइसेंस का। इसमें क्या होता है, एक लंबवत विभाजन होता है। ठीक है, एक लंबवत विभाजन होने पर क्या होता है, वो स्फुटन होता है और परागकण क्या आ जाते हैं, बाहर वातावरण के संपर्क में आ जाते हैं। तीसरा प्रकार है छिद्रमय स्फुटन। ठीक है, फॉर्मिनेटेड डिहाइसेंस। इस कंडीशन में क्या होगा, जो अनुप्रस्थ है और लंबवत दोनों दोनों स्थिति में ये स्फुटन न होकर क्या होगा, उस पर छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण होगा। परागकोश पर छोटे छोटे छिद्र बनेंगे, और इन छिद्रों से क्या होंगे, परागकण बाहर की ओर वातावरण में स्फुटित होंगे। ठीक है, और चौथा है कपाटी स्फुटन, क्रेनियल डिहाइसेंस। इस कंडीशन में क्या होगा, जो परागकोश है उस पर छोटे छोटे क्या होगा,
एक 2 से 3 कपाटों का निर्माण होगा और उन कपाटों की सहायता से क्या होंगे, जो परागकण है वो बाहरी वातावरण के संपर्क में आएंगे। ठीक है, नाउ क्लियर। तो अब बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद मेल गेमेटोफाइट की। ठीक है, तो अंकुरित परागकण ही क्या कहलाते हैं, नर युग्मकोद्भिद। जर्मिनेटेड जो पॉलन होते हैं उससे ही नर युग्मकोद्भिद मेल गेमेटोफाइट कहा जाता है। ठीक है, अंकुरण होने से पहले उसे नर युग्मकोद्भिद और अंकुरण के पश्चात परागकण। ठीक है, अब इस नर युग्मकोद्भिद की जो पहली कोशिका है, प्रथम कोशिका है, उसे लघु बीजाणु कहा जाता है, माइक्रोस्पोर कहा जाता है। और उस लघु बीजाणु में युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस की क्रिया के दौरान नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। ठीक है, जो लघु बीजाणु केंद्रक है, माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस है। ठीक है, लघु बीजाणु की जो कोशिका है उसमें मध्य में केंद्रक पाया जाता है। उसमें क्या होता है, एक प्रकार का विभाजन होता है जिससे दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे जनन कोशिका जनरेटिव सेल और कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल के नाम से जाना जाता है। जनन कोशिका जो है वो सामान्यतः छोटी होती है आकार में, जबकि कायिक कोशिका आकार में जनन कोशिका से बड़ी होती है, और ये जनन कोशिका जो है नर युग्मक का निर्माण करती है। ठीक है, अगला बिंदु है परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, परागकण की संरचना का हम अध्ययन करें, पॉलन ग्रेन की संरचना देखें, तो वो उस पर मुख्य रूप से दो आवरण पाए जाते हैं। वो मुख्य रूप से दो आवरण से ढकी रहती है। बाहरी जो आवरण होता है उसको बाह्य चोल या एक्सैन के नाम से जाना जाता है, और जो अंदर का आवरण होता है उसे अंतःचोल या इंटाइन के नाम से जाना जाता है। चित्र की सहायता से आप इसे समझ सकते हैं कि इसका जो बाहरी आवरण है, ये जो बाहरी आवरण आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है एक्साइन, और जो अंदर का आवरण है उसे कहा जाता है इंटाइन। ठीक है, तो बाह्य चोल होता है वो एक प्रकार के विशेष कठोर पदार्थ जिसे स्पोरोपोलिनिन के नाम से जाना जाता है, उससे बना होता है। ठीक है, उसका कारण क्या है कि जो इसका बाहरी आवरण है उसका भौतिक या जैविक अपघटन न हो, फिजिकल और बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन न हो, इस कारण जो है वो एक प्रकार का कठोर पदार्थ स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। ठीक है, बाह्य चोल पर कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम जर्म पोर्स या जनन छिद्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो अंतःचोल है, जो अंतर का आवरण है इंटाइन, वो पेक्टिन व सेल्यूलोज से निर्मित होता है, मेड बाय पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। ठीक है, अब बात करते हैं पोलन किट। पोलन किट किसे कहते हैं, कई बार परीक्षा में जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है अति लघुत्रात्मक, पोलन किट किसे कहते हैं, पराग एलर्जी किसे कहते हैं। ठीक है, तो पोलन किट कुछ कीट परागित पुष्प होते हैं, उसमें पाए जाने वाले परागकण पर एक विशेष प्रकार का तेलीय आवरण पाया जाता है, उस आवरण को पोलन कीट के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें परागकण कीट की सहायता से होता है। ठीक है, उन पुष्पों के अंदर जो परागकण पाए जाते हैं उन पर एक तेलीय आवरण पाया जाता है, एक तेलीय त्वचा पाई जाती है, जिसे पोलन किट कहा जाता है। ठीक है, यह त्वचा किस कारण पाई जाती है, तो उनमें कुछ विशेष गंध होती है, उनका कुछ विशेष रंग होता है, जिससे क्या हो, कीट उसके प्रति आकर्षित हो और उसमें आसानी से कीट परागण की क्रिया जो है संभव हो सके। ठीक है, अगला बिंदु है पराग एलर्जी का। ठीक है, पराग कोश की जो भित्ति अपन ने देखी थी उसका सबसे अंदर का भाग देखा था, सबसे अंदर का स्तर देखा था टेपिटम का। क्लियर, तो टेपिटम का जो स्तर है उसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीनों का निर्माण होता है, और वो प्रोटीन क्या होता है, परागकण का जो बाह्य चोल है उसकी गुहाओं में आके क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, और जब वो नमी के संपर्क में आता है तो नमी के संपर्क में आने पर जो है वातावरण में फैल जाता है, उससे एक प्रकार की एलर्जी उत्पन्न होती है, उसे पराग एलर्जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक बार वापस जो है कंटिन्यू करते हैं परिभाषा को। एक प्रकार की यह एलर्जी है जो किससे उत्पन्न होती है, परागकण के अंदर जो बाह्य चोल है उसमें एक प्रकार का है जो प्रोटीन भरा होता है, उसका निर्माण किससे होता है, टेपिटम में पाए जाने वाली कोशिकाओं से। ठीक है, वही पराग एलर्जी उत्पन्न करती है।
जैसे उदाहरण की बात करें तो एक प्रकार की पार्थेनियम जाति की कॉग्रेंस घास होती है, वो जो है इस एलर्जी को फैलाती है। ठीक है, तो हर टॉपिक्स को जो है रिवाइज कीजिएगा, अपने नोट्स प्रिपेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।